प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिस एट 1.3, यानी कि प्रैक्टिस एट 1.3 के रिलेटेड जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैथमेटिक्स पार्ट 1 यानी कि अलजेब्रा। चैप्टर कौन सा चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, आप कहेंगे 1.1 और 1.2 के रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल्स कहाँ पर है, तो वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, तो आप लोग पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा। तो आ जाइए हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो देखो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमें डिस्कस क्या करना है, तो यहाँ पर ना हम लोग एक और मेथड सीखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो मेथड का नाम क्या है, उसका नाम है बच्चों क्रैमर्स रूल। ठीक है, यानी क्रैमर्स रूल की मदद से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं यहाँ पर। तो क्रैमर रूल समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा किसके बारे में भाई, डिटर्मिनेंट के बारे में। तो बच्चों डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट कुछ नहीं, ये देखो, ये इसी को हमने कह दिया है डिटर्मिनेंट। यानी कि आपको क्या करना है, देखो ऐसे आप दो वर्टिकल बार बना देना ऐसे करके। ठीक है, फिर इसके अंदर ना आप ऐसे नंबरिंग कर दो, नंबर लिख दो 1 2 5 6 कोई भी नंबर लिख दो। तो इसको ही आप लोग क्या कहोगे बच्चों, डिटर्मिनेंट कहोगे। ठीक है, क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही है। देखो इसमें ये इसको कहा जाता है बच्चे रो, मतलब ये रो है, देखो ये आपका रो है, रो, और ये आपका क्या है दोस्तों, कॉलम। तो इसके अंदर कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो यानी कि R1, ये हो जाएगा हमारा सेकंड रो यानी कि R2। कॉलम कितने हैं, देखो ये फर्स्ट कॉलम मतलब C1 और ये हो जाएगा बच्चों हमारा सेकंड कॉलम यानी कि C2। चलो इसमें बता दो कौन कौन से रोज है, तो ये हमारा पहला रो, ये हो जाएगा दूसरा रो। कॉलम की बात करेंगे तो फर्स्ट कॉलम एंड ये हो जाएगा प्यारे बच्चे हमारा सेकंड कॉलम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का डिग्री क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे, तो आप देखो ना कि इस डिटर्मिनेंट में जो हमारे पास रो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, आप देख लो 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कॉलम में कितने एलिमेंट्स है भाई, 2 एलिमेंट्स है। यानी कि जो इसकी डिग्री है ना बच्चे, वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 2। व्हाई, बिकॉज सुनिए, देयर आर 2 एलिमेंट्स इन ईच कॉलम, यानी हर एक कॉलम में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 2 एलिमेंट्स आर देयर। देखो पहला दूसरा, पहला दूसरा, एंड 2 एलिमेंट्स इन ईच रो। देखो हर एक रो में हाउ मेनी एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, राइट। तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी भाई, हाँ हाँ बोलो, इसकी डिग्री हो जाएगी दोस्तों 2। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये भी आप समझ लीजिए। तो करना क्या है, जैसे कि इसमें हमें क्या करना होता है दोस्तों, क्रॉस करना होता है। अगर मैं आप लोगों को इधर लिख के बताऊं, सुनो, यहाँ पे है A B C और D, तो इसमें ना हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है। और क्रॉस में मल्टीप्लाई करते टाइम पे एक बात हमेशा अपने माइंड में सेट रखना कि पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे फिर बाद में इन दोनों का करोगे, समझ रहे हो। पहले आप इन दोनों का करना फिर बाद में इसका। तो A का मल्टीप्लाई आप D में करोगे AD आ जाएगा, B का मल्टीप्लाई C में कर दोगे तो BC आ जाएगा। और फिर यहाँ पर ना बीच में माइनस का साइन आता है, किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है, ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे करके क्या किया जाता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला जाता है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, दिस डिटर्मिनेंट। ओके, चलिए डिटर्मिनेंट यूजुअली आर रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर्स एज A B C D एक्सेट्रा। यानी कि जो डिटर्मिनेंट होते हैं उनको हम लोग जनरली जो कैपिटल लेटर होता है ना ABCD का, उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें भी आपको क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करवाती हूँ, क्योंकि देखो ये ना 1 नंबर के लिए आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, 1 मार्क के लिए ऐसा पूछा जा सकता है, याद रखना। आपको ये डिटर्मिनेंट दे देगा और कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट, देन हाउ विल यू फाइंड। तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि वैल्यू कैसे निकाला जाता है, बताओ। अभी आप खुद करोगे, मैंने क्या बोला था, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना। 5 का मल्टीप्लाई 9 में कर दो, 5 9 सा बच्चों कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पहले, तो 5 9 सा 45, फिर माइनस का साइन। अब इन दोनों का कर दो, 7 3 सा 21, माइनस करो, 5 में से 1 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 24 इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका बता दो फटाक से, बोलो। 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 8 4 से कितना होता है भाई, 32 होता है। और ध्यान रखो ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, माइनस करेंगे हम, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा ना, माइनस। फिर 3 2 सा कितना होता है, 6 होता है। माइनस में कि प्लस में, तो भैया माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। फिर आगे देखो माइनस 32, ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस बना देंगे, प्लस 6। अब 32 है, ये प्लस 6 है तो माइनस होगा, तो 12 में 6 गया तो 6 और यहाँ पे 2, यानी कि 26 हो जाएगा। माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में, क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो इसीलिए यहाँ पर माइनस आएगा। -26 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, लो जी। अब ये रूट वाला आ गया, तो रूट वाला आ गया तो क्या करें, टेंशन लेने का नहीं। सुनो, रूट वाले का ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस में। हम क्या करेंगे, इधर देखिए,
हम ये 2√3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 3√3 में करेंगे ना। फिर माइनस का साइन, उसके बाद ये 2 का मल्टीप्लाई हम 9 में कर देंगे, तो 9 2 सा कितना होता है, 9 का मल्टीप्लाई हम लोग ये 2 में कर देंगे बच्चों, ठीक है 2 में। चलो अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, तो ये आप सॉल्व करना जानते हो कि नहीं, 9th में आपने सीखा होगा। देखो 2 का मल्टीप्लाई आप 3 में कर देना बच्चों, 2 3 6, और √3 का मल्टीप्लाई जब हम √3 में करेंगे तो बोलो क्या आएगा, तो यहाँ पर ना रूट के अंदर 9 आ जाएगा, 3 3 सा कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। देखो रूट का मल्टीप्लाई 1 में, बाहर वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई 1 में, फिर 9 2 सा यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब क्या करें, टेंशन मतलब मैं बताती हूँ, देखो आगे बढ़ते थोड़ा, यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो बताओ मुझे 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -18, तो 6 3 सा कितना होता है 18, -18, बताओ 18 18 करोगे तो क्या आएगा 0, यानी कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको क्या मिल चुका है भाई, 0 मिल चुका है, ठीक है। तो देखो तीनों ही डिटर्मिनेंट के वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए, कितना ईजी था, है ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना। चलो अब ये यहाँ से हो जाने वाला है गायब, ठीक है। आप इधर देख भी लो, हमने सही वैल्यू निकाला था कि नहीं, बताओ। इसका 24 आया था, इसका -26 आया था, और इसका 0 आया था कि नहीं। बस चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे क्रैमर्स रूल की, जिसको डिटर्मिनेंट मेथड भी कहा जाता है, आप देख सकते हैं। मतलब डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, और एक्स और वाई के वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए तो चले, हमने बच्चों इसको डायरेक्टली डिस्कस करेंगे किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ, वरना ये जो यहाँ पे दिया ना A1 B1 C1, मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर मैंने आपको ये बताया तो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसको बड़े दिमाग मतलब बड़े आराम से समझना होता है, तो इसके ऊपर आप फोकस मत करो, इसको छोड़ दो। यहाँ पे A1 B1 क्या लिखा हुआ है, चाहो तो एक बार अपने से देख लेना, वही सेम चीज ही है, लेकिन ये A1 B1 C1 ये बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं इससे बताती नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू ही समझाती हूँ। तो चलो क्यों ना हम क्वेश्चन पे चले, लेकिन ये जो यहाँ पे कुछ बातें दी गई है इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्या दिया है इसमें, देखो, Using determinants, simultaneous equations can be solved easily and in less space। बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने बड़े मुद्दे की बात बोली है। देखो जब हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे थे तो भी हमको ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ रही थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी, और ग्राफिकल मेथड में भी तो हमको और भी जगह चाहिए होता था। लेकिन क्रैमर्स रूल एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम लोग कम स्पेस में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझे। तो ये एक मुद्दे की बात हो गई, पॉइंट प्लस पॉइंट हमारे लिए। This method is known as determinant method, and ये जो मेथड है ना बच्चों, it was first given by Swiss mathematician, एक स्विस मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था क्या भाई, गैब्रियल क्रैमर, ठीक है। गैब्रियल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, गैब्रियल ओके क्रैमर, इन्होंने इसको डेवलप किया था, इन्होंने दिया था, तो इसीलिए इसको क्रैमर्स मेथड यानी कि क्रैमर रूल भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल पे चलते हैं और फिर वहां से ही इस चीज को समझ लेते हैं, वरना ये A1 B1 C1 ये आप इसी में खेलते रह जाओगे, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इधर ज्यादा ध्यान देने का नहीं, आ जाओ हम चलते हैं हमारे डायरेक्टली पॉइंट पे कि क्या है। लो जी हम आगे यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो बच्चों, इसमें हमें क्या करना होता है, जो आपका इक्वेशन दिया रहेगा पहले तो आप उसको इस फॉर्म में लिख लोगे भाई, इस फॉर्म में लिखोगे ax + by विच इज इक्वल टू c, यानी कि यहाँ पे a वाला टर्म रहेगा, इधर b वाला टर्म रहेगा, मतलब x वाला टर्म y वाला टर्म, और लास्ट में इज इक्वल टू के उधर क्या रहता है हमारा, ये रहता है कांस्टेंट टर्म रहता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, आपको बच्चों d निकालना होगा, dx निकालना होगा, और फिर ये dy निकालना होगा। आप सेपरेटली निकालोगे, ठीक है, d निकालोगे, फिर ये dx निकालोगे, dy निकालोगे। आप सोच रहे होंगे कि हम निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, टेंशन मत लो, अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो d dx dy आपने निकाल लिया, फिर हमें तो x और y का वैल्यू चाहिए था, तो x का वैल्यू निकालने के लिए बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, और y का वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। लो जी, तो ये आपके सामने ये फॉर्मूला है, ध्यान से देख लो, और बस अब चलो हम क्वेश्चन के अंदर ना इसको अप्लाई करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये है क्रैमर साहब, ठीक है, जिन्होंने ये मेथड दिया था और इनकी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं, अगर इन्होंने नहीं दिया होता तो हम नहीं पढ़ रहे होते। चलिए आ जाते हैं हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। देखो ये क्वेश्चन कितने कम स्पेस में सॉल्व हुआ है, देख लो। आप जब ये मेथड सीख जाओगे ना आपको लगेगा कि हर क्वेश्चन में इसी मेथड से करूं। चलिए तो क्या दिया इसमें कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल, यानी क्रैमर का रूल का यूज करके हमें क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को मैं लेकर के चलती हूँ हमारे इस पेज पे, रुको, हाँ थोड़ा इधर हम आ जाते हैं, और क्वेश्चन को ना मैं इधर, ये दो हमारे पास दोनों इक्वेशंस थे ना, इनको हम इधर लेकर के चलते हैं।
ठीक है, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों, हमने ये दोनों इक्वेशंस को इधर बुला लिया है, आप देख सकते हैं, ये आपका इक्वेशन 1 और ये है बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर हमें करना क्या है, तो हमें ना d निकालना है, dx निकालना है और dy निकालना है। ठीक है, तो dx कैसे मिलेगा, देखो बहुत इजी है, पहले d फाइंड आउट करो। तो d के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे वर्टिकल बार खींच देना। dx के लिए भी आप बच्चों आपको सेम प्रोसेस ही करना है, वर्टिकल बार खींच दीजिएगा। एंड फॉर y ऑल्सो देखो dy विच इज इक्वल टू, यहाँ पे वर्टिकल बार हमने खींच दिया। फिर अब इसके अंदर ना हमें नंबर्स लिखने होते हैं और नंबर बड़े ध्यान से लिखने होते हैं। दो तो बहुत इजी है, तीसरे में आपको कंफ्यूजन होगा। सुनो, हमें चाहिए डी, है ना। तो जब भी हम डी की बात करते हैं ना, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना बच्चे, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, खाली एक्स और वाई वाले टर्म के कोएफिशिएंट्स को ही हम लेते हैं। तो लाइन से लिख दो, इधर क्या है, एक्स के पास 5 है, 5 लिख दो। इधर देखो वाई के पास क्या है बच्चे, 3 है, 3 लिख दो। यहाँ पे एक्स के पास क्या है, 2, इधर वाई के पास क्या है, 4। तो ऐसे करके लिख दो। लिख लोगे, बिल्कुल लिख लेंगे। फिर अभी हम लोग बात कर लेते हैं भैया डी एक्स की। डी एक्स हमें कैसे मिलेगा, तो दोस्तों जब आपको डी एक्स लिखना होता है ना, तो फिर आप क्या करते हो, सुनो, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। पहले मैं आपको ना y वाला बता देती हूँ, फिर हम dx पे चलेंगे। हम dy कैसे निकालेंगे, तो देखो कुछ नहीं करना, ये जो y वाला टर्म है इसको कैंसिल कर देना। फिर ये जो 4 टर्म्स बचे हुए उन्हें आप लिख दो। बोलो क्या बचा है, इधर x का कोएफिशिएंट 5 बचा है, लिख दीजिए। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चे, -11 है, लिख दो इधर। फिर इधर बताओ x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -10। लो जी, हमने लिख दिया। ठीक है, तो हमने x वाला तो बचा हुआ है, हमने y का भी लिख दिया, y का भी लिख दिया, ये d वाला भी लिख दिया है ना, dx dy वाला। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं dx की। तो बच्चों dx हमें कैसे मिलेगा, तो जब हम x की बात कर रहे होते हैं तो x वाले कोएफिशिएंट्स तो नहीं आते हैं, ठीक है, नहीं आएंगे। y वाले कोएफिशिएंट आते हैं और ये कांस्टेंट टर्म आता है। ओके, तो देखो बच्चों आपको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट वाले टर्म्स है ना, पहले इनको लिखना है। देख लो यहाँ पर कहा गया, हाँ बिल्कुल, देखो पहले इनको लिखना है। पहले आपको ये कांस्टेंट टर्म लिखना है और फिर उसके बाद ये जो y वाले कोएफिशिएंट्स है ना, उनको लिखना है। तो चलो बताओ, यहाँ पे क्या है बच्चे, -11 और इधर क्या है, इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग में 3 है, लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है भैया, -10 है और इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग में क्या है बच्चों, 4 है। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। ओके, समझ में आया कि नहीं, तो ये लीजिए, हमने यहाँ पर सबको लिख दिया है। अब बस ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये तो आप जानते ही हैं। चलो बताओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई हमें करना होगा 4 में, तो 5 4 से क्या होता है भाई, 20 होता है। फिर माइनस का साइन, 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 2 3 6, 20 - 6 करोगे, दिस इज इक्वल टू 14। ओके, चलो आगे चलो, बताओ 11 का मल्टीप्लाई ये 4 में करेंगे, तो 11 4 44 प्लस की माइनस वाई, बिकॉज 11 इज इन माइनस, सो देयरफॉर यहाँ पे आंसर आएगा माइनस में। फिर इधर माइनस का साइन लगा दिया। 10 का मल्टीप्लाई 3 में करो, ये माइनस है याद रखना, तो -10 का मल्टीप्लाई +3 में करेंगे तो -30 आएगा। क्या आएगा बच्चे, -30 आएगा। फिर -44, देखो माइनस माइनस, ये ब्रैकेट में ओपन करूंगी तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस बना देगा। अब देखो भैया इसको सॉल्व करो, 4 में 0 गया 4 और माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर माइनस का साइन है, तो 44 में से 30 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 जो कि माइनस में आएगा। वाई, बिकॉज ग्रेटर नंबर इज इन माइनस, राइट। चलिए, तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी चर्चा हम कर लेते, तो यहाँ पर भी सेम 10 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो इधर -50 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन, 11 2 सा कितना होता है भाई, 22 होता है, जो कि माइनस में आएगा। वाई, बिकॉज 11 हमारा माइनस में ही है, राइट। चलो, तो इधर मैंने लिख दिया -50, फिर माइनस माइनस मिलके क्या बना देंगे भाई, प्लस बना देंगे, +22 माइनस करो, 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा और 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, यानी कि 28, जो कि माइनस में आएगा। समझ में आया, तो देख लीजिए भाई, हमने यहाँ पे डी निकाल लिया, dx निकाल लिया और dy निकाल लिया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो ये इक्वेशन सॉल्व करना था, यानी कि x का वैल्यू चाहिए था और y का वैल्यू चाहिए था। तो कैसे मिलेगा, अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था ना बच्चों, देखो दोनों को कंपेयर करके समझो, आपको समझ में आएगा बड़ी आसानी से। देखो, जब x निकालना होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं dx, और जब y निकालना होता है तो हम लिखते हैं dy। और नीचे क्या आ जाता है, नीचे हमारा d आ जाता है बच्चे, और इधर भी हमारा d आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, dx बताओ कितना आया है, -14 आया है, और d कितना है, +14। तो -14 +14 कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -1 आएगा, यानी कि x का वैल्यू हमको -1 मिल गया। y की बात करेंगे तो dy कितना आया है, -28, मैंने यहाँ पे -28 लिखा। d कितना है भैया, 14 है। अब इसको कैंसिल करो तो 14 1 14, 14 2 28, जो कि माइनस में आएगा, -2 आएगा बच्चे। क्यों -2 आएगा, क्योंकि इधर माइनस था ना 28 के पास, इसीलिए ये माइनस में आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कितने कम स्पेस में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो बताओ, सबसे ईजी मेथड आपको यही लगा ना,
लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, और एक्चुअल में ये यही है भी। देखो आंसर हमें मिल चुका है -1 और -2। मैंने कहा था ना, देखो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू -2। देखो यहाँ पर भी इन्होंने यही आंसर निकाला हुआ है। तो क्लियर हुआ आपको क्रैमर रूल का कैसे यूज किया जाता है, समझ गए ना? क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आसानी से। चलिए बच्चे, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। आप चलते हैं आगे, देखते हैं कि कुछ और एग्जांपल्स अगर दिए रहेंगे तो उनको देखेंगे, कोई एक्टिविटी दी रहेगी तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ये देखो बच्चों, हाँ ये देखो वापस से ये एक्टिविटी दी गई है और कहा गया है कि इसे ना कंप्लीट करो। हमने कहा अच्छा बस इतनी सी बात, अब भी कर लेते हैं। चलो अब मेरे साथ साथ सब लोग करेंगे। क्या करना है, हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये जो ब्लैंक प्लेसेस है ना बच्चों, इनको फिल करना है, ठीक है? तो हमारे पास दो इक्वेशंस है। अच्छा हाँ, अब यहाँ से एक बात नोटिस करना, ये देखो इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में दिया गया था y + 2x - 19 विच इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दिया था 2x - 3y + 3 विच इज इक्वल टू 0, है ना? तो मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया था कि इक्वेशन पहले इस फॉर्म में लिख लिया करो, पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हमारा आएगा कॉन्स्टेंट वाला टर्म। तो आपको ऐसे ही पहले इक्वेशन को अरेंज कर लेना है। तो देखो बच्चों, इस इक्वेशन को अरेंज करो। देखो क्या होगा, पहले x वाला टर्म आएगा यानी कि 2x पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस देखो y वाला टर्म आएगा +y, और ये जो आपको 19 दिख रहा है जो कि माइनस में, जब आप इसको इस साइड लेकर के जाओगे तो +19 हो जाएगा। यानी हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 होगा भाई 2x + y विच इज इक्वल टू 19। समझ में आया? अब इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो पहले क्या आना चाहिए, x वाला टर्म आना चाहिए। बताओ इसमें x वाला टर्म क्या है, 2x है, तो हमने ये 2x लिख दिया। फिर y वाला टर्म जो कि -3y है, तो हमने यहाँ पे बच्चों -3y लिख दिया। फिर ये जो आपको +3 दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है। मैंने क्या कहा था कि कांस्टेंट टर्म तो हमारा राइट साइड में होना चाहिए, तो हम इसको उधर लेकर के जाएंगे, और जब ये उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी कि -3। तो इक्वेशन नंबर 2 आपको क्या मिल जाएगा, 2x - 3y विच इज इक्वल टू -3। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? तो अगर आपको इक्वेशंस ऐसे दिए रहेंगे तो उन्हें आपको क्या करना है, प्रॉपरली अरेंज कर लेना है, और तब जाके आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इतना काम हमने कर लिया। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो डी के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इन्हें हमें नहीं देखना है, बाकी x और y के कोएफिशिएंट्स को हमें लिख लेना है लाइन से। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है भाई, 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। इधर देखो काफी ये मोटा नहीं, थोड़ा सा मैं मोटा करती हूँ। देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट? और y का कोएफिशिएंट क्या है भाई, 1। यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट -3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना होगा, -3 में करना होगा। फिर ये 2 का मल्टीप्लाई बच्चों हमें 1 में करना होगा, इधर 1 लिख दो। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, तो 2 × -3 करेंगे तो -6 आएगा, है ना? इधर -6 आ जाएगा, और 2 × 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना? फिर -x - 2, बताइए बच्चों आंसर कितना आएगा, बोलो बोलो जल्दी से सोचो। यहाँ पे कुछ साइन बदल रहा है क्या, जरा मैं देख लूं। तो साइन तो कुछ ना बदल रहा, ठीक है, वही रहेगा, साइन तो हमारा वही रहेगा। चलो अब बताओ मुझे क्या आना चाहिए। इन्होंने फिर ये डबल बॉक्स क्यों दिया है, डबल बॉक्स क्यों दिया है? अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -3 मतलब इधर -6 आएगा, माइनस, हाँ यही आएगा। चलो डबल दिया है तो हम डबल भर देते हैं, क्या करें, -6 और यहाँ पर -2, राइट, -2। देखो -x - 2 मिलकर के क्या बना देंगे बच्चे, -8 बना देंगे, है ना? क्योंकि दोनों नंबर्स माइनस में है, और यहाँ पर अगर दोनों नंबर माइनस में है तो दोनों जुड़ेंगे, और साइन तो हमेशा ग्रेटर वाले नंबर का ही आता है, तो इसीलिए -8 यहाँ पर हमको मिल जाएगा। अब उसके बाद बच्चों आपको क्या निकाल लेना है, dx निकाल लेना है। तो क्या करोगे dx के लिए, तो dx के लिए हमें एक काम करना होता है कि x वाला टर्म हमें नहीं देखना होता है, लेकिन हाँ यहाँ पे लिखते टाइम पे हमें एक बात का ध्यान रखते हैं कि पहले ये वाले आएंगे, कांस्टेंट टर्म्स आएंगे, एंड देन हमें y वाले टर्म्स को लेना है। तो 19 - 3, देखो 19 यहाँ पे -3 आ जाएगा, फिर ये इसका कोएफिशिएंट y है, और इधर y का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, -3, ये मैंने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 19 का मल्टीप्लाई यहाँ पे -3 में होगा, -3 का मल्टीप्लाई किस में होगा भाई, हाँ 1 में होगा, ठीक है? तो 19 3 सा कितना होता है, 19 3 सा 57 होता है ना, 9 3 सा 27, हाँ 57 होता है, प्लस में कि माइनस में, तो बच्चों ये हमको माइनस में ही मिलेगा, वाई बिकॉज ये माइनस में है। फिर 3 1 सा 3, तो यहाँ पर ना -3 आएगा, कितना आएगा भैया, -3 आएगा, समझ रहे हो? चलो अब बताओ आगे क्या करें, आगे देखो -57 और माइनस प्लस, तो -57 + 3, तो क्या होगा, 57 में से हमें 3 को माइनस करना पड़ेगा, जो कि हमें यहाँ पे मिल जाएगा भाई, क्या मिलेगा, -54 मिल जाएगा बच्चों। कितना मिलेगा, -54 ही मिलेगा ना, मैं कहीं गलत तो नहीं जा रही। 3 9 27, 2 आया, 3 1 3 2 5, ठीक है।
फिर वो -3 था, माइनस यहाँ पे एक मिनट, -3 इंटू -3, और यहाँ पर रुको रुको, मैंने कुछ गड़बड़ किया है, मैं जरा देख लेती हूँ। इधर था हमारा -3, ओके, फिर ये 1 -3, तो -3 इंटू 1, हाँ बिल्कुल सही, तो हम जा रहे हैं, तो इधर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो हमें माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि माइनस का साइन है, मतलब यहाँ पर ना बच्चों -54 ही आएगा। हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। चलो, तो इसका आंसर हमको -54 मिला। इसका क्या मिला दोस्तों, ये -8 मिला। तो हमें ना ये डिटर्मिनेंट के वैल्यू मिल रहे हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसी प्रकार से dy भी निकाल लेना है। चलो dy फटाफट से फाइंड आउट कर लो। तो dy के लिए हमें क्या करना होता है, तो ये जो y वाले टर्म्स है इन्हें हमें नहीं देखना, बस इसके ऊपर फोकस करना है और इसके ऊपर। तो बताओ, 2 हम लिख देंगे भाई, 2 और जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स है वो है 19 और यहाँ पे -3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 का मल्टीप्लाई आप 3 में कीजिए, 2 3 सा 6, यहाँ पर -6 आ जाएगा। 19 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 19 2 सा कितना होता है, 38 होता है। देखो बच्चों, दोनों के दोनों माइनस में ही है ना, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो क्या किया जाए, जब दो नंबर्स माइनस में होते हैं तो दोनों को हमें जोड़ देना होता है। तो 8 और 6 मिलकर के क्या बना देगा, 14, 14 का 4 1 आ गया, 3 और ये 1 मिलकर के क्या हो जाएगा, 4, जो कि माइनस में आएगा, यानी कि -44 हमको मिलता है। ठीक है, देखो ये -8 मिला, -44 मिला और -54 मिला। इधर मैं लिख दूं फटाक से, कहीं भूल ना जाऊं, -8 फिर -44, ये तो y का मिला था, और माइनस क्या मिला था, -54, है ना, यही हमको वैल्यूज मिले थे। तो ये ना हमें dx मिला था और ये हमें dy मिला था और ये क्या मिला था बच्चों, ये d मिला था। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। आगे इस एक्टिविटी में क्या बोला जा रहा है, हाँ यहाँ तक आपको कर लेना है। फिर उसके बाद x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं बाय क्रमर्स रूल। तो आपको लिखना है बाय क्रमर्स रूल। x का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन d, है ना, वैल्यू पुट करो। तो dx का वैल्यू हमको कितना मिला था बच्चों, तो ये मिला था -54 और d कितना आया था, 8 आया था, +8 आया था, +8 ही आया था ना, -8 आया था। अच्छा चलो मिट गया वापस से। अच्छा -8 आया था, एक बार मैं जरा चेक कर लूँ। चलो आप क्या कहते हो, चेक कर लूँ, देखो वही आता है कि नहीं, लेट्स सी। यहाँ पे 2, इधर हमारा आ जाएगा भाई 1, 2 1 जा 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, हाँ -8 आएगा। चलो चलो चलो, हम सही है। आ जाओ इधर फटाक से आ जाओ। देखो बच्चों, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, -54 आएगा, यहाँ पे -8 आएगा। अब इसको कैंसिल करो, माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना। अगर ये और छोटा हो रहा है तो इसे आप छोटा कर सकते हैं। चलो बताओ ये दोनों किससे कटेंगे, तो 2 से दोनों के दोनों कट जाएंगे। 2 से दोनों को डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो बच्चों, इसको भी डिवाइड कर दो। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और यहाँ पे 2 4 जा 8, यानी कि 27/4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 27/4 यानी कि फ्रैक्शन में आएगा। आप चाहो तो इसका आंसर पॉइंट में भी लिख सकते हो, बट ऐसे लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, चलो अब इधर देख लो, dy हमें कैसे मिलेगा, तो dy हमें कितना मिला था बच्चों, मतलब y का वैल्यू कैसे मिलेगा, dy कितना मिला था, ये फॉर्मूला लिखेंगे। dy हमको -44 मिला था और ये -8, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर 44/8। अब इसको सॉल्व करो तो 4 से दोनों के दोनों कट जाएंगे, 4 2 जा 8, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि 11/2 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 27/4 और इसका फाइनली आंसर हमको क्या मिलेगा, 11/4। तो इस प्रकार से हमने ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो x और y के वैल्यूज इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। राइट, अगेन एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, चलो इसे सॉल्व करना चाहोगे, आ जाओ। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके उतना हमें कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो अगेन वी हैव 2 इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस आप देख सकते हो दिए गए हैं। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है बाय क्रमर्स रूल। हमने कहा अच्छा अब भी कर लेते हैं। देखो बच्चों, करोगे क्या, मैं थोड़ा पेन पतला करती हूँ, आ जाओ। देखो पहले हम d निकालेंगे। d निकालने के लिए क्या करना होता है, जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको मत देखो, बाकी सारे वैल्यूज को इधर ला करके लिख दो, यानी कि कोएफिशिएंट्स को देखो, मतलब लिख दो। यहाँ पे देखो 3x लिखा हुआ है, यानी कि x का कोएफिशिएंट 3 है। इस वाले इक्वेशन में देखो बच्चों, x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -2 है और उस वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1। अब इसको सॉल्व करके बताओ, 3 1 से कितना होता है बच्चे, 3 होता है, -2 2 जा, हाँ तो -4 आएगा। ठीक है,
तो 3 माइनस माइनस 4, 3 + 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे +7 आ गया। ठीक, अब dx निकाल लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ये x वाले टर्म्स को हम नहीं देखेंगे। ओके, और पहले क्या आता है, इसमें पहले आ जाता है कांस्टेंट वाला टर्म, यानी कि इधर आ जाएगा 3, इधर आएगा भाई 16, यहाँ से 16 आएगा, देखो ये। फिर यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -2 है, इधर y का कोएफिशिएंट 1 है। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाओ इधर बाजू में सॉल्व करके बता देती हूँ। तो 3 × 1 = 3 माइनस, यहाँ पे देखो 16 × 2 = 32, यानी कि -32 आएगा। अब माइनस माइनस प्लस, +32, 32 + 3 करोगे तो बोलो बोलो 35 आएगा। तो लो जी, यहाँ पे 35 आ गया। अब dy हम निकाल लेते हैं, तो dy निकालते टाइम पे y वाले टर्म को हमें इग्नोर करना होता है, किसको इग्नोर कर दो। फिर लाइन से जो बच रहा है लिख दो, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 3 और 2। ठीक है, फिर इधर देखो 3 है और इधर है बच्चों 16, तो हम लिख देते हैं कोएफिशिएंट इज 3 एंड 16। अब इसको सॉल्व करो, तो 16 × 3 करोगे, 16 3 सा कितना होता है, 48 होता है, -2 3 = 6, 48 - 6 करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 42 आएगा। राइट, मतलब यहाँ पे ना आपको 42 लिख देना है, समझे कि नहीं। चलो जी, तो यहाँ तक की कहानी तो हमने देख ली, अब आगे बता दो। तो हमने d निकाल लिया, dx निकाल लिया और dy निकाल लिया। राइट, अब क्रैमर का रूल का हम यूज करेंगे और फिर x और y के वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। चलो बताओ, x का वैल्यू निकालने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, dx/d। नाउ पुट द वैल्यूज। राइट, तो देखो dx कितना है बच्चों, dx है हमारे पास 35, हमने ये 35 लिख दिया। फिर नीचे क्या आ जाएगा, dt बोलो कितना है 7। अब इसको सॉल्व करो, 7 × 7, 7 × 14, 7 × 21, 7 × 28, 7 × 5 = 35, यानी कि यहाँ पर ना 5 आ जाएगा। इधर देख लो, बताओ y निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, dy/d। ठीक है, तो dy बताइए बच्चे कितना आया है, 42 आया है, एंड d इज 7। फिर 7 × 6 कितना होता है भाई, 42 होता है ना, यही होता है ना, 7 × 6, हाँ 7 × 6 = 42। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, 6 आ जाएगा। तो इधर 5 आएगा, उधर 6 आएगा, और बस ये एक्टिविटी भी हमने कंप्लीट कर लिया, जिसके माध्यम से हमने क्या सीखा, जिसके माध्यम से हमने क्रैमर्स रूल को यहाँ पर समझा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक, चलो अब ये पूरा मिटने वाला है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलिए भाई आगे बढ़े, अब आगे हम बढ़ेंगे तो क्या आएगा, अब इसके आगे ना कुछ नहीं आएगा, इसके आगे हमारा आ जाएगा दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1.3, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखा है। देखो सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 की 3 के। ठीक है, देखो इसमें डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट का वैल्यूज पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, और ये सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्रैमर का रूल यूज करके ये दिए गए साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करो। तो ये सब कुछ मैंने करवा दिया है, तो बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। कौन से चैनल की, तो इस वाले चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा बच्चों। प्रैक्टिस 8/SK क्लास जो हमारा चैनल है, प्रैक्टिस 8/SK क्लास, वहां पर जाना, आपको सारे वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे और आप वहां से क्या कर सकते हो, अपना पूरा मैथमेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मैंने सब कुछ करवा रखा है। अब मैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स करवा रही हूँ, क्योंकि यही छूटा हुआ था, तो मैंने बोला चलो अब इसको भी करवा देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो, उसके बाद, हाँ उसके बाद हम देखेंगे वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो रिलेटेड होंगे हमारे अगले प्रैक्टिस 8 यानी कि प्रैक्टिस 8 1.4 से। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिस 8 1.4। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देखो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे, सारे क्वेश्चन समझ आ रहे, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि और भी जो बाकी बच्चे हैं वो भी आपके जैसे पढ़ाई कर पाए। ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, अब आप अपना काम करो। ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।